क्योंकि इसको डिक्लेयर ही किया गया है कि ये बिल्डिंग उतनी सेफ नहीं है, लेकिन इसके लिए अल्टरनेटिव जो सरकार ने रखा हुआ है तो वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है एक तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसके साथ 4 डिस्ट्रिक्ट्स के हमें पेशेंट्स आते हैं। MRI भी हमारा आ रहा है, अब उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो बेसिक वर्क हमने वहाँ किया है वो सारा चल रहा है। कहते हैं तबीब वो फरिश्ता है जो मरीजों की उम्मीद और दर्द का दुश्मन है, और इनकी ही मेहनत, इल्म और हाथों की शिफा से जिंदगियां संवर जाती हैं। कहते हैं कि जब भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले खुदा और बाद में जो है तबीब यानी कि डॉक्टर का ही सहारा लिया जाता है। आज इसी फील्ड से हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक लेडी आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। आज हमारे जो शो की मेहमान है, इनका नाम है डॉक्टर रुखसाना नजीब, जो कि MBBS MD प्रोफेसर और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं। सो मैम, सबसे पहले वेलकम टू रेडियो राबता 90.8 और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत ही शुक्रिया। सो मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपकी ये प्रोफेशनल लाइफ अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुई है तो आपका तो काफ़ी टाइम हुआ है इस फील्ड में, तो आपने आज तक कहाँ कहाँ काम किया है? मैंने सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज की स्टडीज़ की हैं वो मैंने GMC श्रीनगर में की हैं। ओके। उसके फिर 1 साल इंटर्नशिप किया, फिर हाउस जॉब किया, तो फिर मैंने MD किया एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर में सोहरा में, जिसको हम स्किम्स बोलते हैं जी। वहाँ फिर 8 साल काम करने के बाद फिर मेरा एज लेक्चरर या फैकल्टी में पोजीशन मेरी हो गई GMC श्रीनगर में। और फिर मैंने 25 साल GMC श्रीनगर में काम किया और पिछले 5 साल से मैं वहाँ पे एज HOD एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर की थी HOD। ओके। तो फर्स्ट में मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया एज प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ऑफ अनंतनाग। ओके। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इस अच्छे डिस्ट्रिक्ट में आई हुई हूँ और एक मौका मिलेगा यहाँ लोगों का खिदमत करने का। तो मैम, आप जिस अभी हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके हॉस्पिटल में एक दिन में आपके पास कितने पेशेंट्स आते होंगे? मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की प्रिंसिपल हूँ और हमारे पास यहाँ पे 4 हॉस्पिटल्स हैं। एक तो हमारा है मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग जो मेन हॉस्पिटल है, फिर हमारा शेर बाग में है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल, फिर हमारा ब्राकपुरा और सागम में हमारे अर्बन हेल्थ सेंटर्स और रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इन सभी हॉस्पिटल्स में मिला के 300 लोग हमें आते हैं दिन को OPDs में। और उनमें से हमें 200 से ज़्यादा एडमिट हो जाते हैं एक दिन के। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि लोड कितना है। अब आप बोलोगे इतना लोड क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है एक तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसके साथ 4 डिस्ट्रिक्ट्स के हमें पेशेंट्स आते हैं। शोपियान से आते हैं, पुलवामा से आते हैं, फिर कुलगाम से आते हैं, और जो संगलदान की ट्रेन आई है तो बानीहाल के पेशेंट्स भी आते हैं। जो ये टाइमिंग होती है ट्रेन्स की, तो एक पूरी मुझे लगता है ट्रेन ही आ जाती है यहाँ पे। और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के वो प्रेफर करते हैं क्योंकि वो 3 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए हमारे हॉस्पिटल का बहुत ही ज़्यादा रश है। ओके। सो पेशेंट केयर को बेटर बनाने के लिए आज तक आपने क्या किया है और आगे क्या करना चाहते हैं आप? मेरा 31st ऑफ अगस्त मेरे 4 महीने कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ काम करने में। यहाँ के बहुत ही अच्छे वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे ना श्रीनगर से निकल के आई हूँ, वो भी साउथ कश्मीर। तो मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मैं इस अच्छे डिस्ट्रिक्ट में आई हूँ। यहाँ के लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगे और यहाँ डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। और जो पेशेंट्स जब ठीक होते हैं तो बहुत ही शुक्रगुजार ही रहते हैं। जब भी अभी मैं कैजुअल्टी गई तो 2-3 से मैंने पूछा पेशेंट केयर कैसा था, तो बहुत ही खुश थे। और कुछ टूरिस्ट हमें पहलगाम से आए थे तो बहुत खुश होके निकले। तो अब आप बोल रहे हो कि मैंने इन 3-4 महीनों में क्या किया। एक तो है कि हमने हाई एंड सर्जरीज कर ली, जैसे एक विपल होता है, वो पेनक्रियाज का कैंसर होता है, तो वो हाई एंड सर्जरी हमने यहाँ करी। क्योंकि मैं खुद एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिव केयर चलाती थी, तो उनको पूरा बैकअप मेरी तरफ से है और सपोर्ट पूरा मिला। और ENT में भी हम हाई एंड सर्जरीज करते हैं। जो ऑर्थोपेडिक्स के केसेस है उसमें हम करते हैं, जैसे हिप रिप्लेसमेंट्स करते हैं, नी रिप्लेसमेंट्स करते हैं। और एक एडवांस सर्जरी हम जो करते हैं, आज हमने 35 के केसेस किए हैं। उसमें जो स्पाइन में वो जो लैमिनेक्टमीज करते हैं वो हम लेज़र से करते हैं। उसमें यह है कि उसमें कम टाइम भी लगता है और सर्जरी बहुत ही अच्छी कामयाब रहती है।
और ऑप्थो में हमारा बिल्कुल एडवांस्ड हो गया है, क्योंकि हमारे पास विट्रेक्टमी जो इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है। तो हर किस्म की आई की सर्जरीज होती हैं। किसी पेशेंट को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आप वहाँ जाओ यहाँ जाओ ये करना पड़ेगा। आई में कोई भी नहीं है। ईएनटी भी हाई बहुत ही एडवांस्ड है, मतलब कार्सिनोमा सर्जरीज ईएनटी में भी होती हैं। और ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है बोलने में कि कार्डियोलॉजी में हमने बहुत ही अच्छे केसेस किए हैं। ड्यूअल पेस मेकर्स कम से कम 55 हमने डाले हुए हैं, पेस मेकर्स ड्यूअल। और उसमें भी हमें बहुत से पेशेंट्स हैं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्योंकि हमारे माशाल्लाह कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ 3 हैं, तीनों बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो जम्मू से लोग बिल्कुल प्रेफर करते हैं कि वो बिल्कुल आते हैं, वो कहते अनंतनाग आएं हैं हाँ अपने जम्मू इलाज डिस्ट्रिक्ट के जैसे लिए। बानीहाल है, रजौरी है, जो भी मतलब शुपियन रोड से यहाँ नज़दीक पड़ता है ना इनका। तो और हमने लेटेस्ट 2 केसेस ऐसे किए हैं जिसको हम कहते हैं कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन। मतलब नॉर्मली उन पेशेंट्स का सर्जरी बड़ा हाई एंड होता है, तो हमने उनका यहाँ आधे घंटे में वो केस हो गया। तो दूसरे दिन पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल थी। 2 पेशेंट्स सीआरटी रिप्लेसमेंट्स हमने किए हैं, तो बहुत ही अच्छा है कार्डियक सर्जन। दूसरा मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि विद इन 2 या 3 महीने में हमें कैथ लैब स्टार्ट हो जाएगी। तो हार्ट की जितनी भी एडवांस्ड मतलब कार्डियोलॉजी की होंगी केसेस, वो सारे हम यहाँ ही करेंगे। और एमआरआई भी हमारा आ रहा है। अब उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो बेसिक वर्क हमने वहाँ किया है वो सारा चल रहा है। ये कुछ एडवांसमेंट्स हमने मतलब सर्जिकल एडवांसमेंट्स किए हैं। फिर ओवरऑल पेशेंट केयर के लिए मैंने क्या किया, हमने ओपीडी में 3 काउंटर, पहले वहाँ 3 काउंटर थे, अब हमारे 5 काउंटर्स हैं, ताकि ओपीडी का रश जो लोगों को लंबी कतारों में रहना पड़ता था वो कम हो गया। आईपीडी में जो पेशेंट एडमिट होते हैं वहाँ पे 3 काउंटर थे, वहाँ 4था काउंटर हमने खोला है। फिर हमने मंडे टू सैटरडे सारे ये ना जो कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग ओपीडी रखा है। मंडे टू सैटरडे 3 कार्डियोलॉजिस्ट 2 दिन वहाँ बैठेंगे। और हमने ओपीडी में ही रखा हुआ है ईसीजी, ताकि कोई भी पेशेंट आएगा उसको ईसीजी ओपीडी में ही होगा, ओपीडी में उसकी ट्रीटमेंट मिलेगी। दूसरा हमने किया बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं समझती हूँ कि जो हमारी प्रिवेंटिव मेडिसिन वाले डॉक्टर्स हैं, कम्युनिटी मेडिसिन वाले डॉक्टर्स हैं, वो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने किया है ऑलरेडी। 16 जुलाई से हमारा वो ओपीडी भी चल रहा है। फिर मैंने कैजुअलिटी का जब राउंड किया आते ही, तो वहाँ पता चला कि कुछ पेशेंट्स ट्रॉलीज पे होते हैं। तो 2 कमरे जो वहाँ कुछ स्टोर बने हुए थे, वो स्टोर हमने खाली करके वहाँ पे 5 बेड हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो अभी वो 5 के 5 बेड ऑक्यूपाई थे। नॉर्मली वो 5 पेशेंट्स ट्रॉलीज पे होते हैं, तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। जैसे और विंटर में यहाँ सीओपीडी वाले होते हैं ना, मतलब जिनका वो रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। तो और रिसेंटली अब हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है एक बिल्डिंग में, तो 1 या 2 महीने में हम एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि हमारा सर्जरी का कैजुअलिटी अलग रहेगा और मेडिसिन वाला पेशेंट्स का कैजुअलिटी अलग रहेगा। और जो सर्जरी वाले पेशेंट होंगे उनको वहाँ ही सब कुछ मिलेगा। उनको लाइक अल्ट्रासाउंड भी वहाँ ही होगा, थिएटर भी वहाँ ही होगा, वहाँ उनका सारा ना कैजुअलिटी सारा सर्जरी का अलग चलेगा। उनकी लैब भी वहाँ पे है, वहाँ एक्सरे भी उधर ही हो जाएगा। और उसी बिल्डिंग में हमें एमआरआई भी शिफ्ट करना है। एमआरआई में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो एमआरआई आ रहा है। सो इस बात की खुशी है कि हमारा मैं तो बहुत खुश हूँ कि कैथ लैब आ रही है। हमारी कैथ लैब आई हुई है, वो जगह भी हमने देखी है। जब तक हमारी जो नई बिल्डिंग में जहाँ हम बना रहे हैं ना इस कैथ लैब को, वहाँ बिजली फिटिंग चल रही है। तो कैथ लैब भी आ रही है, एमआरआई भी आ रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा ओपीडीज हमने खोले हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमने कैजुअलिटी में बेड्स इंक्रीज किए हुए हैं। ओवरऑल पेशेंट केयर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे भी आप इम्प्रूव करते बिल्कुल करते जा रहे हैं। क्योंकि एक पेशेंट हमें आई थी कुलगाम से, वो एम्बो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई थी, तो हमने उसको शिफ्ट नहीं किया, हमने उसको वेंटिलेट यहाँ ही किया। तो हमारा अब रहता है कि हम एक आईसीयू राउंड द क्लॉक स्टार्ट करेंगे। उसका भी हमें 30-40% काम हो गया है। थोड़ा सा स्टाफ हम ढूंढ रहे हैं, तो स्टाफ भी हम ला रहे हैं। अगर हमारा कैजुअलिटी या हमारा ना मतलब एक आईसीयू चलेगा, सर्जिकल आईसीयू मीन्स जिन पेशेंट्स को हम वेंटिलेटर पे रखते हैं, वो हम खुद यहाँ मैनेज करेंगे। सो आपने जैसे बोला कि कार्डियोलॉजी को लेकर अगर हम बात करें, तो यू साइड के यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स आपको मिलेंगे अनंतनाग में। सो आपने काफ़ी सारी जगहों पे तो काम किया ही होगा, लाइक स्किम्स हो गया श्रीनगर में, काफ़ी सारी जगहों पे। सो आपको क्या लगता है कि कौन सा मेडिकल कॉलेज जो है, अगर कार्डियोलॉजी को लेकर बात करें, तो कौन सा मेडिकल कॉलेज बेस्ट है
फॉर पेशेंट्स लाइक जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं? देखो, मैंने तो पहले स्किम्स में काम किया, तो उस टाइम वो पीक पे था। फिर मैंने फिर SMHS मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भी काम किया है, तो वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब ये है कि ये रिसेंटली नया कॉलेज बना हुआ है 4 साल से, तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपस में कंपटीशन है कि हम अच्छा काम करेंगे। तो वो कंपटीशन जो इनको आ गया है, उस हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब मुझे ये नहीं लगता है कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आई हूँ। नहीं, ये मेडिकल कॉलेज है, इम्प्रूव हो जाएगा और आगे भी ये एक, हम चाहेंगे कि ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज रहा नॉर्थ इंडिया में। नॉट ओनली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के साथ कंपटीशन है, नॉर्थ इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं कश्मीर के। स्पेशली अगर मैं अनंतनाग की फैकल्टी की बात करूँगी तो फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कोऑपरेटिव है और यंग फैकल्टी है, मतलब बिल्कुल काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मानते भी हैं, सुनते भी हैं ना। मतलब मैं रियली उनका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी फैकल्टी है ना, सबमिसिव है, सुनते हैं, पेशेंट केयर के लिए वो बिल्कुल तैयार है। और यहाँ के लोग भी मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, अगर थोड़ा सा काम भी करते हैं तो खुश होते हैं। सो मेडिकल कॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपकी क्या मुहिम रही है? मेडिकल कॉलेज को इम्प्रूव करना है हमें, एक तो स्टाफ लाना है यहाँ पे, दूसरा है कि इक्विपमेंट्स हम ट्राई कर रहे हैं, हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं। जैसे कल हमारा कॉबलेटर आ गया ENT में, तो हमने वो ENT में जब वो यूज़ किया, उससे ये फ़ायदा आ गया कि जो टॉन्सिल वाला पेशेंट था, उससे टॉन्सिल में एक तो जल्दी टॉन्सिल की सर्जरी हो गई, ब्लीडिंग भी उसमें कम हो गई, उसमें पेन भी कम हो गया। और आज जब हमने उस पेशेंट से बात की, उसको पेन बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। तो हाई एंड इक्विपमेंट्स जितने आते हैं तो उतना अच्छा रहता है। जैसे विट्रेक्टमी आ गया हमारे पास, तो हम सारी आई की सर्जरीज यहाँ ही करते हैं। जैसे हमारे पास मैटरनल चाइल्ड हेल्थ में ये कॉल्पोस्कोप आ गया, तो कॉल्पोस्कोप का फ़ायदा है कि हम पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं फीमेल्स का वेजाइनल और सर्वाइकल कैंसर्स। तो स्क्रीनिंग हमने स्टार्ट की है, उससे हम पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर जो है वो बहुत ही कॉमन है। और ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इंशाल्लाह। तो आपने भी इक्विपमेंट्स एंड इनकी बात की, तो जदीद तर्ज मेडिकल जो ये मॉडर्न सर्जरीज हैं, उनमें हम, आपको क्या लगता है उनमें हम आज तक कहाँ पहुँचे हुए हैं? मॉडर्न सर्जरी जैसे हमारे पास एक न्यूरो सर्जन है, उसने वो भी ब्रेन सर्जरीज उसने स्टार्ट की है। उसने ब्रेन सर्जरी हियर इन अनंतनाग? यस, ब्रेन सर्जरी, सबड्यूरल हेमाटोमास वो करता है। एक दो इक्विपमेंट्स हमें लानी है, और वो कल जब मैंने उससे बात की तो वो कह रहा था मुझे ICU दे दो। मैंने उससे बोला कि आप ब्रेन सर्जरी स्टार्ट करो, उस पेशेंट के लिए हम ICU दे सकते हैं, क्योंकि उतना स्टाफ हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर वो ब्रेन सर्जरी हाई एंड करना चाहता है तो उसमें एज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और एज इंटेंसिविस्ट वो फुल सपोर्ट मैं उसको दे रही हूँ, और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट भी फुल सपोर्ट देगा। और जैसे लेटेस्ट हमने कुछ बिलिरुबिनोमीटर्स भी लाए हुए हैं पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में, और जो बच्चों का हॉस्पिटल है वहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं। अभी मैं वहाँ गई थी तो मैंने इनको कहा एक मैनीफोल्ड हम रखेंगे और एक कैजुअल टीम के लिए 24/7 स्टार्ट करेंगे। वो काम अभी हम डिस्कस करके आ गए हैं, तो एडवांसमेंट्स हम कर रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है, जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ में दिन के 800 पेशेंट आते हैं, तो उस रश को कम करने के लिए मतलब रश तो हमें रहेगा, रश तो हमारे लिए अच्छी बात है, रश तो हमें स्टाफ की जरूरत होगी। स्टाफ तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, लेकिन एक चीज़ है कि एक अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो एग्जिस्टिंग स्टाफ को ही यूटिलाइज कर सकता है। एग्जिस्टिंग स्टाफ, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स को लेके हम ये मैनेज हमें करना ही करना है, क्योंकि हमारे लिए कभी 100% परफेक्ट कंडीशंस नहीं होंगे। जैसे घर में भी हमें हर एक चीज़ नहीं मिलता है, हाँ। हमें घर में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और जब तक हमें स्टाफ मिलेगा तब तक हम पूरा अच्छी तरह एग्जिस्टिंग स्टाफ को यूटिलाइज करेंगे। ओके, सो जो रेफरल केसेस आपके पास आते हैं उनको कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं अभी तक? सिंस ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स का एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, तो हमें खुद रेफरल केसेस आते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम मैक्सिमम पेशेंट्स को हम खुद ही ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमें रेफ़र करना पड़ता है, जैसे प्लास्टिक सर्जन्स हमारे पास नहीं है, वो वाला पेशेंट हमें रेफ़र करना पड़ा। या कुछ हाई रिस्क केसेस होते हैं जहाँ पे लाइक 4-5 डिपार्टमेंट्स को इकट्ठे काम करना पड़ता है, वो पेशेंट्स कभी कभी हम रेफ़र कर लेते हैं। लेकिन जो ही मेरा सर्जिकल ICU स्टार्ट हो जाएगा, ओवरऑल हमारा रेफरल परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा उससे। ओके,
सो एमसीसीएच शेरबाग में बेटरमेंट लाने के लिए जो है आप क्या कर रहे हैं उस चीज, मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या है फ्यूचर प्लान्स है कि क्योंकि इसको डिक्लेयर ही किया गया है कि ये बिल्डिंग उतनी सेफ नहीं है, लेकिन इसके लिए अल्टरनेटिव जो सरकार ने रखा हुआ है तो वो आपको पता चल जाएगा। एंड इन द मीन टाइम हम वहाँ पे लाइक हमने वहाँ एक्स्ट्रा बेड्स, कुछ वहाँ भी कुछ स्टोर बना हुआ था तो 8-9 बेड हमने वहाँ भी इंक्रीज कर दिए, वहाँ लगा दिए। कैजुअलिटी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन मैनीफोल्ड हम वहाँ रखेंगे ताकि पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी जो होगी तो हम वो खुद ही मैनेज कर लेंगे यहाँ पे ही। तो ओवरऑल सैनिटेशन इम्प्रूव कर रहे हैं, सिक्योरिटी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, जितना भी स्टाफ एग्जिस्टिंग है उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम हम उनका वो ना मतलब अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि अब परफेक्ट कंडीशन हमें कभी मिलेंगे नहीं, काम तो करना है, पेशेंट तो रिफ्यूज़ करनी ही नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज का तो काम ही होता है कि पेशेंट केयर बहुत अच्छा होगा। सो ये तो रही आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमने बात की। इफ़ वी टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो ऑफ कोर्स एक डॉक्टर जो है वो अपना पूरा का पूरा टाइम, मुझे लगता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो जो है पेशेंट्स की खिदमत में ही लगा देता है। सो आप कैसे मैनेज कर पाते हो, मतलब अपना मेडिकल कॉलेज भी एंड देन उसके बाद अपना घर भी? हाँ, एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक था ना डॉक्टर बनने का, तो मैंने हमेशा एंजॉय किया है, अपना पढ़ाई भी एंजॉय की है। और जब मैं डॉक्टर थी, चाहे मैं इंटर्न थी, चाहे हाउस सर्जन थी, चाहे पीजी थी या रजिस्ट्रार थी, मैंने हमेशा इसको एंजॉय किया है। मुझे पैशन बन गया था, मुझे लगता था मेरा यही ज़्यादा काम है, अपना ये डॉक्टर बनना, काम करना, पेशेंट केयर, तो मैंने हमेशा एंजॉय किया। व्हेन यू लव योर वर्क देन यू रियली एंजॉय इट। तो मुझे अभी भी कुछ बुरा नहीं लगता है, मैं अभी खुश हूँ क्योंकि मैं लगभग सबसे पहले ड्यूटी पहुंच जाती हूँ और देर तक बैठी रहती हूँ, तो वो नहीं है क्योंकि वर्किंग आवर्स क्या रह सकते हैं? एक्चुअली तो सरकार ने हमारे वर्किंग आवर्स 9 to 5 रखे, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो मैं 8:40 ही आती हूँ। अच्छा। क्योंकि जितना जल्दी घर से निकलो उतना ट्रैफिक जाम से आप बच जाओगे। हाँ, तो 8:40 8:45 फिर मैं हर हॉस्पिटल में जाती हूँ। जैसे कल मैं अपने मेडिकल कॉलेज गई थी, तो लेकिन मैं पहले बॉयज़ हॉस्टल गई, पूरा वहाँ 1-1.5 घंटा स्पेंड किया, देखा क्या इम्प्रूव करेंगे इनका ना सारा कंडीशंस। फिर आज मैं जंगलात मंडी में थी, MMBA हॉस्पिटल, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग हॉस्पिटल 1 घंटा, उसके बाद मैं शेरबाग गई 1 घंटा। तो मैं ऐसे ही चलती हूँ और शाम को कभी 6:30 भी बजते हैं तो पता नहीं चलता है कि टाइम कहाँ से आया कहाँ से गया, क्योंकि ये इस स्टेज पे तो काम करना है, क्योंकि वी आर मोर आंसरेबल टू गॉड एट दिस स्टेज। अगर आपके पास कोई ऐसा ओहदा दिया गया है खुदा की तरफ से तो आपको उधर डिलीवर करना है। जैसे मैं HOD 5 साल थी तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा काम करना। सो मैम, यू नो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं ऑफ कोर्स वो ज़्यादातर मसरूफ़ तो पेशेंट्स की खिदमत में ही होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है इनकी सोशल लाइफ जो है वो लिमिट हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या? ये तो बिल्कुल सच है, ये तो बिल्कुल सच है। अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको सोशल लाइफ कट करनी है। अब थोड़ा सा हम बैलेंस कर ही लेते हैं घर, बच्चे और सोशल लाइफ के साथ, लेकिन अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए अपने मेडिकल प्रोफेशन पे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ आपके हाथों बहुतों को फ़ायदा हो सकता है। और नहीं बिल्कुल, और अगर आप किसी ऐसी कुर्सी पे बैठे हो जहाँ आपका काम मैटर करता है, आपका फ़र्क पड़ सकती है बहुत की लाइफ में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सुधर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ केयर, तो तब तो काम करना है। इसलिए हमें बुरा नहीं लगता है कि सोशल लाइफ नहीं है। मैं जब पहले पढ़ती थी तो मैं किसी की शादी अटेंड ही नहीं करती थी, तो मुझे कह रहे थे हम भी आपकी शादी पे नहीं आएंगे, तो नहीं आए लोग, लेकिन शादियाँ तो चलती रहती हैं। बस किसी की जिंदगी बचा लो। हाँ, अगर आपको देखो अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ाई अच्छी करनी है, उसके बाद आपको फिर जस्टिफाई करना है, अपना सैलरी भी जस्टिफाई करनी है, आपका अपना पोस्ट भी जस्टिफाई करना है। सोशल लाइफ कट होती है, लेकिन somehow we try to balance, but nobody is happy with us because पेरेंट्स भी आपके खुश नहीं हैं, घर वाले भी खुश नहीं जा सकते। अगर आपको अपना प्रोफेशन ठीक तरह से चलाना है तो नहीं है टाइम आपके पास, सचमुच। सो मैम, एक्चुअली हम ना लगभग जो पर्सनैलिटीज़ आती हैं उनसे एक सवाल ज़रूर रहता है हमारा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल जो है इट्स बेस्ट कि मैं आपसे पूछूं, एक डॉक्टर से पूछूं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके ख्याल से व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइफ, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक गिफ्ट है, इसको अच्छी तरह जियो और ऐसे रहो कि
से, आपके रहने से लोगों को फ़ायदा हो। अगर मुझे सरकार ने डॉक्टर बनाया है, व्हाट आई एम गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, हमें कम्युनिटी को वापस देना है एज ए डॉक्टर। क्योंकि मैंने एमबीबीएस भी किया सरकार में ही, एमडी भी किया, तो वापस जो हमने दिया है, हम वी आर रियली हैप्पी कि हमने दिया है। ज़िंदगी जीना है, अच्छी तरह जियो। देखो अप्स एंड डाउन्स तो हर एक की लाइफ में आएंगे। कभी आप बीमार भी होते हो तो, या कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, इंसान कभी बोलता है मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर ये सारी आजमाइशें होती हैं। जैसे अनंतनाग आना भी मेरे लिए एक चैलेंज ही है, लाइक तो ये अल्लाह की तरफ से हमें है, ये हमें आई एम ए फर्म बिलीवर इन गॉड। बिल्कुल जब भी कुछ होता है मैं कहती हूँ नहीं, ये खुदा ने किया है, ये किसी और ने नहीं किया है। या अगर आपको कोई तकलीफ भी कभी लगती है तो ये ऊपर वाला करता है, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं किसी की लाइफ में, ठीक है ना। तो जिंदगी अच्छी तरह जियो, इसमें क्या है। औरतों को तो ज़्यादा ही खुश रहना चाहिए, आपको तो हर एक चीज़ का सपोर्ट है, माँ बाप सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, बच्चे सपोर्ट करते हैं। फीमेल होना तो मुझे लगता है अच्छी चीज़ है। आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम ए फीमेल। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया और हमसे बात की है ऑन रेडियो रॉक द 90.8। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ आज डॉक्टर रुखसाना नजीब, जिनके साथ आज हमने बात की अबाउट देयर करियर एंड अबाउट जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम हियर ऑन रेडियो रॉक द 90.8 ऐसे ही किसी डायनामिक पर्सनैलिटी के साथ। टिल देन दिस इज महक फारूक नाउ साइनिंग ऑफ, फी अमानिल्लाह।